संघ विस्तार के सारथी लेखक सुनील देशपांडे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश भर में हुआ विस्तार कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। एक संगठन का निर्माण करना, उसे पूरे देश में फैलाना और इस संगठन को 100 वर्षों तक कुशलता से चलाना, यह सारा घटनाक्रम चौंकाने वाला है। संघ के विस्तार की कहानी, संघ की स्थापना की कहानी सीधी और सरल है। इस विस्तार में शामिल हुए सामान्य लोगों का असाधारण और त्यागपूर्ण जीवन ही इस कहानी का चमकदार और अद्भुत हिस्सा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सजीव संगठन है, क्योंकि संघ का अस्तित्व मानव जीवन की तरह ही हुआ है। इसकी थोड़ी मीमांसा करना आवश्यक है, क्योंकि इसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशिष्टता और उसके निरंतर विकास का कारण छिपा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म किसी कागज पर नहीं हुआ, कोई संविधान लिखकर इसे नहीं बनाया गया है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपना स्वयं का घर संसार नहीं बसाया, बल्कि इस महापुरुष ने एक बहुत विशाल संगठन खड़ा किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वाभाविक विकास प्रक्रिया से पोषित किया। पहली बात यह है कि डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के कार्य की कोई ब्लूप्रिंट नहीं दी, नाम भी नहीं दिया। जैसे बच्चे का नामकरण उसके जन्म के बाद होता है, वैसे ही संघ का भी नामकरण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, यह किसी को नहीं पता था। शेष कोई भी जानकारी नहीं थी। बस सबको यही मालूम था कि एक युवक है जो शाखा लगाता है। यही शाखा कार्य पद्धति थी। न तो कोई किताब छापी गई, न संविधान लिखा गया, न ही कोई बजट मंजूर किया गया। युवा लड़के इकट्ठे किए गए और यह भी बताया गया कि यही लड़के संघ की पहचान है। एक संसार शुरू होता है और उसे सही ढंग से चलाने के लिए बाकी सभी आवश्यक चीजें खड़ी की जाती है। यह कार्य पद्धति निर्धारित हुई कि हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हिंदू युवक स्वयं काम करेंगे और इस तरह से एक देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया। इस देशव्यापी काम के लिए केवल एक ही आधार था और वो आधार था शाखा की भट्टी में तपकर तैयार होने वाले युवा। काम का स्वरूप यह था कि युवक स्वयं समय देकर और अधिक युवा तैयार करके संपूर्ण समाज को हिंदू राष्ट्र के रूप में संगठित करेंगे। इसका मतलब है कि युवकों को तैयार करना, उन्हें एकजुट करना, उन्हें स्वयंसेवक बनाना और फिर यही स्वयंसेवक युवकों को एकजुट करेंगे संगठन के लिए। यह भारत और दुनिया के लिए पहला प्रयोग था। कोई भी चमकीली घोषणाएं, क्रांति जैसे आंखों को चकाचौंध करने वाले शब्द न होते हुए भी केवल युवकों ने युवकों को एकजुट करके देश को एक नए रूप में खड़ा कर दिया। यह कैसे हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए इस फलसफे को समझना जरूरी है। नाम में ही राष्ट्र शब्द होने का अर्थ यह था कि जो भी काम करना है वो देशव्यापी होना चाहिए। स्वयंसेवक शब्द होने के कारण ये स्वयं की प्रेरणा से और स्वयं करना चाहिए, और नाम में संघ होने के कारण मुझे मेहनत करनी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। भले ही मेहनत मैं करूं, लेकिन वो क्रिया हमेशा संघ की ही रहेगी। इसलिए इतिहास को यह पता नहीं चलेगा कि यह किसने किया। इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है कि भावना से खून पसीना बहाकर युवकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक ये आश्चर्य दुनिया के सामने खड़ा हो गया। कच्छ से कामरूप और अटक से कटक तक तमाम गुमनाम लोगों की वजह से कार्य होता रहा और संगठन सृजित होता रहा। मैं कुछ नामों की चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन वे केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सच तो यह है कि इसका श्रेय उन सभी अनाम व्यक्तियों को जाता है। उस कार्यकर्ता शब्द का कोई चेहरा नहीं है, केवल एक पहचान है,
स्वयंसेवक। इसलिए चाहे मैं किसी का भी उल्लेख करूं, यह निश्चित है कि इतिहास को पता नहीं चलने वाले नाम ही इसके असली निर्माता हैं। डॉक्टर हेडगेवार को छोड़ दे तो संघ के काम के लिए पहले सक्रिय कार्यकर्ता बाबा साहेब आप्टे थे। आजीविका के लिए टाइपिंग क्लासेस चलाते हुए भी इतिहास और संस्कृति के गहरे अध्येता बाबा साहेब पदराला ने संघ के काम के लिए देश भर में मेहनत की। उत्तर में संकट अधिक तीव्र होने के कारण वे पंजाब और सिंध में बार बार जाते थे। उस समय का एक प्रसंग कराची में प्रचारक रहे विद्वान लेकिन विनम्र चंप भिशिकर ने मुझे बताया। वे बाद में तरुण भारत के संपादक बने थे। जब विभाजन का संकट सिर पर था, तब कराची के एक प्रतिष्ठित हिंदू ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, तो बाबा साहेब क्रोधित हो गए। उन्होंने इसके लिए विस्फोट शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उस सात्विक क्रोध ने उस नेता को हमेशा के लिए समाज को सर्वप्रथम मानने वाला स्वयंसेवक बना दिया और विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसने केवल हिंदू नागरिकों के लिए काम किया। पैरों में दृढ़ता और सिर में ध्येय लिए ऐसे अनाम लोगों ने देश को संगठित किया। कार्य में समर्पण को ही जीवन बना लेने वाले सैकड़ों ऐसे नाम भारत भर से विभाजन के समय पंजाब और सिंध प्रांत में खड़े हुए और सक्रिय रहे। केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रयास जारी थे। कार्य संपूर्ण देश को संगठित करने का था। सुदूर मद्रास में दादाराव परमार्थ गए। नागपुर में वो युवा तब क्रिकेट खेल रहा था जब लोकमान्य तिलक का निधन हुआ। उस समय व्यथित मनस्थिति वाले डॉक्टर हेडगेवार ने इन युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ सुनाया। उस समय जिस युवक ने बल्ला फेंककर डॉक्टर हेडगेवार का हाथ पकड़ा, वो युवक बाद में मद्रास संघ के काम के लिए गया। उसका गर्म स्वभाव और कुरूप कहा जाने वाला चेहरा भी लक्ष्य से भरे शरीर के लिए ही सौंदर्य माना जाता था। केरल में कार्य विस्तार के मजेदार किस्सों में माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दादाराव का एक किस्सा बताया था। कोली समाज के ईसाई बच्चे शाखा में आए हुए थे। दादाराव बहुत उच्च स्वर में अंग्रेजी बोल रहे थे। उन्होंने जोर से ईसाई धर्म की आलोचना कर दी। इसके बावजूद दूसरे दिन शाखा में और अधिक लोग आ गए। दरअसल किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आई और ईसा मसीह का नाम कई बार सुनने से शाखा में भीड़ बढ़ गई। यही एकमात्र रास्ता नहीं था। ये युवा लड़के गांव प्रांतों में गए और जो भी रास्ता मिला उसे चुना। हिंदू होने का आह्वान किया और बस संगठन होता गया। इसके लिए वे भूखे रहे, पढ़ाई करने गए, अपने कौशल का उपयोग किया और उन्हें विकसित करके संगठन के चरणों में समर्पित कर दिया। विवेकानंद केंद्र की बदौलत हर जगह अपनी खास पहचान बनाने वाले एकनाथ जी रानडे को जब वे सिर्फ एकनाथ थे, डॉक्टर हेडगेवार ने भोपाल भेजा। उन्होंने कहा, सीखिए और संघ के लिए कार्य करिए। वे 5 रुपए और एक थैला लेकर गए थे। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2-4 दोस्त इकट्ठा हो गए। रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अंत में एक दिन सुबह उन्होंने तय किया कि शाम तक कार्यालय लेकर ही रहेंगे। शाम को वे एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। अंततः उनके प्रयासों को सफलता मिल गई। पहले उस भवन में गाने बजाने वाली एक मुस्लिम महिला रहती थी, जिसके पास कोई आमदनी नहीं थी और जो गरीबी की स्थिति में थी। अब वही संघ का कार्यालय बन गया। यादवराव जोशी को साल भर प्रयास करने के बाद भी मध्य भारत से एक भी स्वयंसेवक संघ शिक्षा वर्ग यानी ओटीसी में नेता नहीं ले जा सके। वे डॉक्टर हेडगेवार को कैसे मुंह दिखाएंगे, ये सोचकर वे फूट फूट कर रोने लगे। तब उनके दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आता हूं, लेकिन पहले परीक्षा की तैयारी कर लो। और इस तरह उस हॉकी प्रेमी गांव से एक स्वयंसेवक मिल गया। संघ कार्य के विस्तार की कहानी इन युवा लड़कों के
ध्येय के प्रति समर्पित जीवन की भी कहानियां हैं। सुदूर पूर्वोत्तर में किए गए प्रयासों की कहानियां तो युद्ध कथाओं जैसी रोमांचक है। वो समय ऐसा था जब पूर्वोत्तर की शुरुआत और अंत असम से होती थी। उस समय महाराष्ट्र से शिक्षक का पेशा छोड़कर भैयाजी काणे पूर्वोत्तर में प्रचारक बनकर गए। असम के आगे जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। न तो कोई सुविधा थी और न ही कोई सुरक्षा, न वहां की भाषा का ज्ञान था और न ही वहां के रीति रिवाज की जानकारी। फिर भी भैयाजी मणिपुर की ओर निकल गए। प्रांत प्रचारकों ने खतरों के बारे में बताया और डराया भी कि संघ कोई मदद नहीं कर सकेगा, लेकिन भैयाजी रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। उन्होंने वहां की परिस्थितियों का आकलन किया। उन्होंने सिखाना शुरू किया और स्कूल भी खोला। मणिपुर उस समय आतंकवादियों के धधकते हुए अग्निकुंड की तरह था। उस पर एक बार आतंकवादियों ने भैयाजी को पकड़ भी लिया। फांसी देने के लिए पेड़ से लटका दिया गया, लेकिन कुछ महिलाओं को इसका पता चल गया और उन्होंने गुरुजी शंकर की मदद से उन्हें बचाया। इसके बावजूद मणिपुर में शाखा शुरू हो गई और उसे मान्यता भी मिल गई। पूर्वोत्तर से पूरे भारत में पढ़ाई के लिए बच्चों को लाने की प्रक्रिया भैयाजी ने ही शुरू की। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे उनके साथ नासिक में थोड़ा काम करने का मौका मिला। ये अनेकता में भी एकता थी, जिसे सिर्फ विश्वास की पूंजी पर इन सभी अनाम व्यक्तियों ने खड़ा कर दिया। ऐसे ही मधु लिमिये थे। कल्याण से प्रचारक निकले। उन्होंने एमएससी किया था और वे भी पूर्वोत्तर गए। 2-4 दिन भूखे रहने के बाद एक बालक ने खाने के लिए पूछा। वो उन्हें घर ले गया। स्वागत के लिए स्थानीय पेय के रूप में सामने शराब रख दी गई। नहीं कहना तो कर्ता का अपमान माना जाता था। वे लगभग 100 साल की उम्र तक वही रहे। कई साल बाद मुझे कुछ संघ कार्य के लिए असम जाने का अवसर मिला। उस समय वहां के एक कार्यकर्ता ने एक असमिया बोर्ड दिखाया। वो मधु लिमिये मार्ग था। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो असमिया भाषा में लिखा था। दूर दूर तक कार्य का विस्तार हुआ, लेकिन सवाल यह था कि वास्तव में कौन सा काम बढ़ा। इसका उत्तर है संघ की विशेषता, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी। लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरह जानने लगे थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार का नाम अब भी उन्हें नहीं पता था। यानी उस समाज को केवल आरएसएस की जानकारी थी, लेकिन उसके संस्थापक से वे सभी लोग अपरिचित थे। इस पहली पंक्ति के स्वयंसेवक जो संपूर्ण भारत में गए, उनके पास न तो अपना कोई परिचय था और ना ही उम्र का कोई बंधन। फिर भी उन्हें एक अज्ञात और कठिन उद्देश्य के लिए एक कार्य पद्धति स्थापित करनी थी। उनके पास केवल चरित्र था। यह कार्य पद्धति समाज को इन स्वयंसेवकों के आचरण से समझ आई। ये व्यक्ति ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति है। इन महान व्यक्तियों का योगदान यही था कि वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे और न ही विशेष होने का दिखावा करते थे। फिर भी वे सफल हो रहे थे। वे स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी नहीं थे। वे सिर्फ साधारण विद्यार्थी थे जो सीखने आए थे। और आज जो कार्य इन लोगों के प्रयासों पर खड़ा है, वो इसी जीवन की देन है। बाला साहेब देवरस विद्यार्थी के रूप में कलकत्ता गए और कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संघ के करीब लेकर आए। भैयाजी दानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से श्री गुरुजी को संघ में लेकर आए। अनाम लोगों की भीड़ में भाऊराव देवरस होते हैं, माधवराव मुले होते हैं और विद्वान बाल शास्त्री हरदास भी होते हैं। संघ शिक्षा वर्ग में संघ के बारे में कौन समझाएगा? तब बाल शास्त्री हरदास कलकत्ता के छोटे संघ शिक्षा वर्ग में जाते हैं। इतना बड़ा महामहोपाध्याय आ रहा है, इसलिए वहां के कार्यकर्ताओं ने उनके खाने की व्यवस्था एक बंगाली महामहोपाध्याय के यहां की। 2-4 पंडितों को भी बुला लिया गया। थोड़ी चर्चा के बाद वे लोग खाने के लिए बैठते हैं। नागपुरी हरदास खाने में प्याज मांगते हैं, अब्राह्मण्यम। बाद में जब वे करी में हाथ डालते हैं तो उसमें मछली होती है। ये भी उनके लिए
अब्राह्मण्यम, ऐसे विविधता से भरे भारत में इन बिना चेहरे वाले लड़कों ने एकात्मता खोजकर सभी को एक करने का कार्य किया। उसका दृश्य रूप है देशव्यापी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक डॉक्टर हेडगेवार ने सैकड़ों युवाओं को ध्येयवाद से प्रेरित करके लाखों कार्यकर्ता खड़े किए। ये उसकी ही एक कहानी है। लेखक पूर्व संघ प्रचारक हैं